सोचो, पूरा यूनिवर्स अगर कॉन्स्पायर करे एक सुंदर सी जगह बनाने के लिए जहां स्कॉटलैंड वाली ग्रीन ग्रास हो और ग्रैंड कैनियन जैसा यूनिक टेरेन, और जिसकी सीमा की रक्षा करती रहे खुद इंडियन आर्मी। और आपका पैटर्नल होम किस तरफ है? गवर्नमेंट तो नीचे। अच्छा, उस तरफ नीचे में। सबसे ऊपर मेजर शैतान सिंह और फिर 113 जवान जो शहीद हुए थे, टोटल 114 यहाँ पे 1962 के वॉर में। पार्ट 2 में हमने कवर किया था नुब्रा टू पैंगोंग की कंप्लीट जर्नी। ये आप सामने देख सकते हो, अब पैंगोंग लेक बिल्कुल फ्रंट में चाइना की तरफ मुड़ गई और इसीलिए हम भी हानले की तरफ मुड़ गए। पैंगोंग को यादों में समेटकर हम आगे बढ़ गए, जहां नेटवर्क तो 0% है पर 100% हैप्पीनेस। फिर कुछ ही देर में पहुंच जाते हो आप चुशूल विलेज, जो चाइना के बिल्कुल नज़दीक है। 12,500 से 13,000 फीट पे एक छोटा सा सुंदर सा गांव, जो आज भी 1962 के वॉर की कहानी कहती है। नॉर्बू ने यहाँ पर अपनी गाड़ी का परमिट चेक कराया और फिर हम आगे को यहाँ से निकल पड़े। चुशूल से जब आप आगे निकलते हो तो चाइना के बॉर्डर रोड्स आपको सामने दिखने लगेंगे और 15 से 20 मिनट में पहुँच जाते हो आप रेजांगला। लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे लद्दाख रेंज है, पूरा ये लद्दाख रेंज जा रहा है। इसके बाद आप ये देखो, ये चुशूल पीक है जो बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट है इंडिया का। इंडियन आर्मी यहाँ से चाइना बॉर्डर और बफर जोन को पूरा मॉनिटर करती है। इसके बाद ये रेंज आ जाता है, ये पैंगोंग रेंज है। पैंगोंग रेंज जब ख़त्म होता है तो इस तरफ कैलाश रेंज आ जाता है और इसी कैलाश रेंज पे 1962 का वार हुआ था। ये मैं अगर जूम करूं तो यहीं पे लड़ाई हुई थी 1962 में। अभी मैं रेजांगला मेमोरियल में खड़ा हूँ, उसके कंपाउंड में। ये जो मेरे बैक साइड में है, ये आप देख सकते हो अहिर धाम, जो कि रिमाइंडर है पूरे देश के लिए कि यहाँ पे एक साथ 113 जवानों को चीता पे जलाया गया था। नवंबर 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे। आप सोचो, टेम्परेचर ऑलमोस्ट -40 डिग्री सी था और आर्मी का बहुत बड़ा बैकअप भी नहीं था। हमने चुशूल पीक को बचा लिया ओनली विथ 114 आर्मी जवान्स। रेजांगला से हम निकल तो गए थे, पर ऐसा लगता था जैसे अंदर का एक कोना वहीं छूट गया हो। समझ नहीं आ रहा था कि कौन पैदा करता है ऐसे जवानों को। इनको पता है कि हम मरेंगे, फिर भी ये मरने जाते हैं। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। इनका कद इन पहाड़ों से भी ऊंचा लगने लगा था मुझे, और खुद को मैं थोड़ा और बौना पा रहा था। एक ही बात कहूँगा, रिस्पेक्ट करना यार इनकी, जहाँ भी ये दिखें। इस एरिया में ग्रीन जोन इतना ज़्यादा है कि हर जगह पे आपको शीप, हॉर्सेज घास चरते हुए दिख जाएंगे। हानले जाते वक्त सागा विलेज लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आप कुछ स्नैक्स या लंच कर सकते हो, तो हमने इस रेस्टोरेंट को पिक किया है। सागा विलेज से जब आप थोड़ा आगे जाते हो तो ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है, पर नॉर्बू भाई के लिए ये ऑफ रोड नहीं, मेन रोड ही था। इस पर भी वो गाड़ी चला नहीं, उड़ा रहे थे। ओपन ग्राउंड में बनी इस सड़क पर आप चलते रहते हो और फिर अचानक से अपीयर होता है इंडस रिवर। इंडस रिवर के किनारे किनारे चलते हुए आप पहुंच जाते हो एक विलेज जिसका नाम है लोमा। यहाँ से लेफ्ट हानले जाता है और राइट न्योमा होते हुए ले। लोमा से लेफ्ट लेकर जब हम हानले की तरफ निकले तो एक छोटा सा गांव आता है रैंगो। रैंगो पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक ऐसा गांव है जहां पतली सी वाटर स्ट्रीम है, स्नो पिक्ड माउंटेन्स हैं और थोड़ी ही दूर पे बहुत बड़ा ग्रास का मैदान। जैसे जैसे हम हानले के नज़दीक जा रहे थे, रास्ता बिल्कुल बदलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इतनी ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके चारों तरफ स्नो पिक्ड माउंटेन्स हैं और हरी हरी घास के
ढेर सारे पौधे। धीरे धीरे हम तिब्बत के नज़दीक जा रहे थे, पर दो चीज़ें हमेशा हमारे साथ थीं। एक ये रास्ते और दूसरे ये बाइकर्स। ना तो ये रास्ता ख़त्म हो रहा था और ना ही हम चाहते थे कि ये ख़त्म हो, पर हानले हमारी किस्मत में था। उसे आने से न हम रोक सकते थे और ना ही ये रास्ते। कुछ टाइम बाद राइट साइड में एक मोनेस्ट्री आता है, जिसके बाद पहुंच जाते हो आप हानले। ये हानले का 360 डिग्री व्यू। ये छोटे छोटे होम स्टेज हैं यहाँ पे। आप लेह से करीब 7-8 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हो। हानले लेह से करीब 320 किलोमीटर दूर है, पर लोग यहाँ पर मिल्की वे देखने आते हैं। रात में स्टार गेजिंग यहाँ से बहुत अच्छी होती है। ये ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे टेलीस्कोप रखा हुआ है हानले में। पूरा सैटेलाइट से इमेज लेकर ये इसरो बेंगलोर को फीड करते हैं। अपलिंक और डाउनलिंक दोनों डेटा है यहाँ पे। मैं अभी यहाँ एंटर कर रहा हूँ। अभी हम लोग हानले के टॉप पे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जो मैंने कवर किया। अभी हम लोग अंदर गए थे और टेलीस्कोप देखा था हमने। और एक छोटा सा और ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे, वो आपको इधर दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। ऑब्जर्वेटरी देखने के बाद हम लोग फिर से हानले में नीचे अपने होम स्टे को आ गए। इसे अभी डिनर नहीं मिला था तो लेज़र लाइट को ही खाने के लिए उतावला था, और इसकी तरह हम भी इम्पेशेंट थे उस व्यू के लिए जो अब हमारे सामने था। हानले की मॉर्निंग इतनी ब्राइट और क्लीन थी कि मुझे रनिंग करने का मन करने लगा। वहीं पर शीप का एक बड़ा सा झुंड अपने घर से निकल रहा था। उनको देखकर मैं उनकी तरफ मुड़ गया। आपका नाम क्या है अंकल? सोनम तहसील। सोनम तहसी। हाँ। ये सारे भेड़ जो दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सारे आपके हैं? ठीक है। मेरा है। अच्छा, और ये पीछे याक भी आप ही का है? हाँ मेरा है। तो विंटर में कैसे मैनेज करते हो इसको जब ठंड बढ़ जाती है यहाँ पे? हाँ जी। तो यहीं रहते हैं ये भेड़? नहीं रहता है। अच्छा ठंडे मौसम में तो वो पहाड़ी में चला जाता है। अच्छा, वो सामने वाली पहाड़ी जो दिख रही है। हाँ। अच्छा, और फिर आप लोग भी साथ में चले जाते हो? हम लोग भी साथ चला जाता है। अच्छा, उधर ठंड कम होती है क्या? बहुत ठंड होता है। उधर भी बहुत ठंड होता है? बहुत ठंड होता है, बर्फ पड़ता है। और आपका पैटर्नल होम किस तरफ है? वहाँ तो नीचे। अच्छा, उस तरफ नीचे में। तो विंटर में यूजुअली आप वहाँ चले जाते हो? क्योंकि ये बड़ा घर है ना सर। हाँ, यहाँ ये ठंड ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाता है ठंड में? टेम्परेचर लास्ट विंटर में कम से कम 30-35 तक जाता है। -30 -30। और यहाँ स्नो भी पूरा आता है क्या? यहाँ पे स्नो कम होता है सर। यहाँ स्नो पूरा पहाड़ के ऊपर ज़्यादा होता है। अच्छा, ये हानले की खासियत है कि टेम्परेचर इवन दो -30 -35 जाता है, यहाँ पे स्नोफॉल ना के बराबर है। थिनलेश के साथ हानले को भी सायोनारा कहने का वक्त आ गया था। सूरज की इतनी तेज रोशनी में भी चांद अभी तक फलक पे था। हम हानले से तो दूर हो रहे थे, पर हानले हमसे दूर नहीं हो पा रहा था। हमारे शोल्जर्स आकाश में भी थे और जमी पे भी। हानले को उन्हीं के हवाले करके हम लोग लेह की तरफ निकल पड़े। प्रॉमिस इतना ही था कि हम फिर मिलेंगे।